हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हम प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर के बारे में डिस्कशन करने वाले, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। विटामिन्स में हम लोगों ने मेनली विटामिन ए पे डिस्कशन कर चुके हैं। पहले अपन पढ़ रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जो कि 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, डी, ई और के। जबकि वाटर सोल्यूबल की बात करूं, वाटर सोल्यूबल तो उसमें 2 होते हैं। एक तो बी कॉम्प्लेक्स और सी एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें ए जिसका केमिकल नेम था या आल्सो नोन एज रेटिनॉल, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी, ई और के, जो कौन सी कैटेगरी के है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपन डिस्कशन करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन में। ए के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आज पढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की अगर मैं बात करता हूं, ये भी क्या है? इट इज ए वन टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन का टाइप है। क्योंकि ऐसे विटामिन जिनको अगर बॉडी में फैट मिलेगी तभी इनका क्या होगा? अब्जॉर्प्शन है वो होगा। अब देखो, विटामिन डी की 2 फॉर्म होती है। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप। इट इज डिवाइडेड into 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सा? D2 और D3। D2 और D3 मतलब जो विटामिन डी है, इसको दो टाइप में विभाजित किया गया है, 2 टाइप में बांटा गया है। एक तो होता है इर्गोकैल्सिफेरॉल, दूसरा था कोलेकैल्सिफेरॉल। कोई पूछे कि विटामिन डी की कितनी फॉर्म होती है, तो विटामिन डी की 2 फॉर्म होती है, D2 और D3। D2 को इर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, D2 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है विटामिन डी सिंथेसिस की। मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस विटामिन डी किस हिसाब से, किस टाइप से हमारी बॉडी में बनता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें विटामिन डी, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म से फिर उसको किस में? एक्टिव फॉर्म में मतलब काम लाइक बनाया जाता है। एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? विटामिन डी कहां पे पाता है? सनलाइट में। सनलाइट में एक्सपोज हुए उससे क्या मिल रहा है हमें? विटामिन डी मिल रहा है। और किस में? खाद्य पदार्थों में भी विटामिन डी है, वो हमें देखने को मिल सकता है। और कोई अन्य पूरक पदार्थ एवं अन्य पूरक पदार्थ, इसमें हमें विटामिन डी है वो देखने को मिलता है। जो कि इसके अंदर क्या है? विटामिन डी है वो इनएक्टिव फॉर्म में। मतलब अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव असक्रिय है, अभी सक्रिय नहीं हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनको एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव होने के लिए बॉडी में हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसको हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। 2 बार
ये हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, तभी ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगी, रिएक्शन होगी। उसके बाद में क्या क्या होगा, बॉडी के अंदर जो मिलने वाला है एक कैल्सिफिरोल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बॉडी के अंदर क्या मिलता है, बॉडी के अंदर मिलने वाला कैल्सिट्रायोल, बॉडी के अंदर मिलने वाला कैल्सिट्रायोल, बॉडी के अंदर मिलने वाला जो कैल्सिट्रायोल है जिसका नाम है 125 डाइहाइड्रोक्सी 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल, डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल, ये अपनी बॉडी के अंदर कैल्सिट्रोल टाइप में 125 डाइहाइड्रो कैल्सिफिरोल है वो पाया जाता है। और ये फिर किस में चेंज हो जाता है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म में, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, मतलब जो इनएक्टिव था अब वो क्या हो जाएगा, विटामिन डी मतलब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या हुआ था कि विटामिन डी क्या है, तो एक प्रकार फेट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, D2 D3 इर्गोकैल्सिफेरॉल, D2 D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो विटामिन डी सिंथेसिस यानी विटामिन डी कैसे बनता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले क्या किया अपन लोगों ने, जो विटामिन डी है, विटामिन डी कहां पाया जा रहा है, सनलाइट में है या खाद्य पदार्थों में या अन्य कोई भी पूरक पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए, बॉडी में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, बॉडी के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, बॉडी के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस से गुजरेगा है, 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन होगा, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर मिलने वाला कैल्सिट्रायोल जिसका जो नाम है वो क्या है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल, ये इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमें विटामिन डी है हमारी बॉडी को मिलेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन डी के, फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के काम क्या होते हैं, तो विटामिन डी के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं कि अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो विटामिन डी है बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, दांतों को और हड्डियों को विकसित करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, बच्चों में ग्रोथ में सहायक है, बच्चों के अंदर ग्रोथ में सहायक है। उसके बाद में ये क्या करता है, टी सेल्स की क्रियाविधि को क्या करता है, इंक्रीज करता है, टी सेल्स क्रियाविधि इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों टी सेल्स की अगर मैं बात करूं तो बॉडी के अंदर जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स होती है और किलर सेल्स होती है। जो टी सेल्स होती है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है किन के लिए, अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो टी सेल्स क्या करेगी, अगर आपको विटामिन डी, आपकी बॉडी में विटामिन डी, तो ये क्या करेगी, टी सेल्स की एक्टिविटी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या कर देगी, किसी भी प्रकार कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगी, उसको रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, उसको जल्दी पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से क्या कर रहा है, टी सेल्स क्रियाविधि को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। और क्या कर रहा है, टी सेल्स की एक्टिव होने के लिए भी विटामिन डी है वो हमें चाहिए। टी सेल्स को एक्टिव करने के लिए
एक्टिव करने के लिए विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर अपने को विटामिन डी चाहिए, अगर टी सेल्स को एक्टिव करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी है वो होना चाहिए अपनी बॉडी में। विटामिन डी होगा तभी टी सेल्स क्या होगी, एक्टिव हो पाएगी, और टी सेल्स एक्टिव होगी तभी इम्यूनिटी के अगेंस्ट क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी। उसके बाद में क्या करता है ये नेक्स्ट, अगर फंक्शन की बात करें अपन तो ये कैल्शियम लेवल रेगुलेशन, कैल्शियम लेवल रेगुलेशन में हेल्प करता है। अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने के लिए भी क्या चाहिए, हमें विटामिन डी चाहिए। जैसे अपन लोगों ने देखा है कि जो कैल्शियम की टेबलेट होती है उसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी थ्री दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्योंकि कैल्शियम रेगुलेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन। कैल्शियम रेगुलेशन के अपने क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। और विटामिन में कौन सा है, विटामिन डी में भी D3 जो क्या करेगा, कैल्शियम रेगुलेशन में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करेगा। इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, विटामिन डी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्सेज यानी विटामिन डी है वो हमें कहां मिलता है। तो इसका जो मेजर सोर्सेस है बच्चों तो वो है सनलाइट, सूर्य की जो किरणें होती है उनमें हमें विटामिन डी है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर बात करूं, लेकिन सूर्य किरणों में कब, जब अपन 6 से 10 AM के बीच में एक्सपोज होते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम हुआ 10 बजे के बाद में से अगर दोपहर की बात करें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। कैंसर कंडीशन रिस्क इंक्रीजेस। और कौन सी कैंसर, स्किन कैंसर। मतलब अगर सनलाइट में अपन एक्सपोज होते हैं तो सुटेबल टाइम में वो क्या रहेगा, 6 से 10 AM, मतलब मॉर्निंग टाइम में 6 से 10 वो। अगर इसके बाद में एक्सपोज हो रही हो सनलाइट के अंदर तो किसके चांसेस है, स्किन कैंसर होने के चांसेस। किसकी रिस्क है, स्किन कैंसर होने की रिस्क है। इस ड्यूरेशन के बाद में, इस टाइम के बाद में अपने को एक्सपोज नहीं होना सनलाइट में। अगर एक्सपोज हो रहे तो वहां पे या तो जो प्रोटेक्टिव जो सनस्क्रीन क्रीम्स है उनका यूज करना है, या फिर अपने जो माउथ है, अपनी जो बॉडीज है उसको किसी भी क्लॉथ से अपने को व्रेप करके ढक करके बाहर निकलना होगा। फर्स्ट वन पढ़ा अपने सोर्स के अंदर सनलाइट हो गया। दूसरा अगर अपन बात करें जैसे लीवर हो गया, एग्स हो गए, एनिमल सोर्स की बात करें अपन, एनिमल सोर्सेज की बात करूं तो क्या हो गया, लीवर, एग्स, लीवर हो गया, एक मतलब अंडे हो गए, मक्खन, घी, प्लांट की बात करूं मैं तो क्या, मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। इस प्रकार से इनमें ये जो मेजर सोर्स है जिसमें अपने को विटामिन डी है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें अपन इसके आरडीए की या रिक्वायरमेंट की, अगर मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट में जो है वो अपने को चाहिए 5 से 10 mg, 5 से 10 mg पर डे, ये अपने को चाहिए होते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो कौन कौन सी बीमारी है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फर्स्ट वन होती है रिकेट्स होती है, दूसरी तो ऑस्टियोमलेशिया, और तीसरी होती है ओस्टियोफोरोसिस। अब अगर बात करें रिकेट्स की तो रिकेट्स में क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन, रिकेट्स में क्या होगा, बेंडिंग ऑफ बोन, बोन की क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। पैर कैसे, बो लेग्स, धनुषाकार है वो दिखाई देने, जैसे मतलब पर्सन के जो लेग्स है वो किसे, बो लेग्स की तरह हो जाएंगे, धनुष के आकार के हो जाएंगे। उसके बाद में ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ बोन,
वीकनेस ऑफ बोन, बोन में क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। थर्ड ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं तो इसमें क्या होगा, पोर, पोर या फिर छेद, होल इन बोन्स, बोन में क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। ये था कुछ डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो ये किस में मेनली देखने को मिलता है, किसमें, चिल्ड्रंस में। और ये ऑस्टियोपोरोसिस, ये सॉरी ऑस्टियोमलेसिया वो किस में देखने को मिल रहा है अपने को, एडल्ट्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर अपने को ये देखने को मिल रहा है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करें अपन विटामिन डी की तो अपने को याद रखना है रिकेट्स जो किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में, ऑस्टियोमलेसिया जो किस में, एडल्ट में, ऑस्टियोपोरोसिस है वो किन में देखने को मिल सकता है। अब रिकेट्स का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ बोन जिसमें बोल एक दिखाई देंगे, वीकनेस ऑफ बोन किस में, ऑस्टियोमलेसिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, पोर या फिर होल हो जाएंगे, पोर या फिर होल हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे बोन के अंदर। तो ये था अपना विटामिन डी। अब अगर अपन बात करते हैं कि इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी को किस हिसाब से अपन रोक सकते हैं। तो फर्स्ट वन अगर अपन बात करें, सनलाइट में एक्सपोज करना है, सनलाइट टाइम क्या रहेगा, तो 6 से 10 है, उस पर्सन को सनलाइट में अपने को एक्सपोज करना पड़ेगा। उसको जो टाइम रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा 6 से 10 AM के बीच में उस पर्सन को अपने को एक्सपोज करना है सनलाइट के अंदर। उसके बाद में देखो अगर अपन वापस रिवीजन करें एक बार इसका, तो आपको ले चलता हूं इसको वापस विटामिन डी पे। सबसे पहले अपने बात की थी विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या है, ये एक टाइप का क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है जो कि दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इर्गोकेल्सिफेरॉल है और कोलेकेल्सिफेरॉल, D2 और D3 के अंदर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगर अपन बात करते हैं इनको तो दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए कि विटामिन डी सिंथेसिस यानी हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनता है विटामिन डी, तो विटामिन डी सबसे पहले सनलाइट या खाद्य पदार्थ, अन्य पूरक पदार्थों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अगर हमारी बॉडी को इसको यूज करना, यूटिलाइज करना, तो क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर इसको हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन की जो अभिक्रिया है, हाइड्रोक्सिलेशन की जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, उसे क्या करना पड़ेगा, इसको गुजरना पड़ेगा। जब ये हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस से गुजरेगी, मेनली कितनी बार, 2 बार, तो इसके अंदर जो एक प्रकार का कैल्सिट्रायोल है जो अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कौन सा है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, ये इनएक्टिव फॉर्म से, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी को, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एक्टिव फॉर्म में, और इससे हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर विटामिन डी है वो मिल जाएगा। उसके बाद में बात करें फंक्शंस की, फंक्शन में पहला बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, मतलब ये किस में हेल्प करेगा, बोन के और टीथ के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद में बच्चों में ग्रोथ में सहायक है, बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ करवानी है तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा, जो विटामिन डी है वो हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद में टी सेल्स क्रियाविधि इंक्रीजेस कर देता है जिसके कारण इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है। टी सेल्स के बारे में अभी आपको बताया कि अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी से रिलेटेड 3 सेल्स, टी सेल्स होती है, हेल्पर सेल्स होती है और किलर सेल्स होती है। ये तीनों सेल्स से क्या करें, स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी को परफॉर्म करिए। लेकिन यहाँ पे जो टी सेल्स है वो एक्टिव कर रही है इम्यूनिटी पावर को, एक्टिव कर रही है इम्यूनिटी पावर को, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, विटामिन डी। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगी, जो टी सेल्स है वो ज्यादा एक्टिव होगी, इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा स्ट्रांगली अपने को शो होगा। उसके बाद में टी सेल्स को एक्टिव करने के लिए विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर अपने को विटामिन डी को क्या करना है, एक्टिव करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए विटामिन डी। टी सेल्स को अगर हमें एक्टिव करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा हमारी बॉडी में तो ये जो टी सेल्स है वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। अगर ये एक्टिव नहीं हो पाएगी तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है यानी इम्यूनिटी पावर है वो कैसा होगा, कमजोर होगा, कमजोर हो जाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल है ऐसा, अगर विटामिन डी नहीं हुआ तो इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कैल्शियम लेवल रेगुलेशन में हेल्प करता है। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने में हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है, कैल्शियम के लेवल को इक्विलिब्रियम, नियमन करने में, बैलेंस करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे अपन जानते हैं कि जब भी कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है उसके साथ में विटामिन D3 है वो दिया जाता है, यानी विटामिन डी है वो दिया जाता है, और
विटामिन डी में भी स्पेसिफिक देखिए अपन तो कौन सा, विटामिन D3। विटामिन D3 कौन सा, कोलेकेल्सिफेरोल वाला, वो क्या दिया जाएगा, साथ में दिया जाएगा उस पर्सन को। उसके बाद में अपन बात करें सोर्सेज की। सोर्सेज का मतलब ये जो स्रोत है वो हमें, या विटामिन डी है वो हमें कहां से मिल सकता है। तो पहला अपन ने देखा सनलाइट, जो सूर्य किरणें होती है उसमें हमें विटामिन डी है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में और अपन देखे एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में कौन सा, लिवर, एग्स हो गया, मक्खन है, प्लांट है, ये हो गया। प्लांट के अंदर देखिए अपन तो मूंगफली तेल हो गया। और अपने को अगर 4 से 10 के बाद में एक्सपोज हो तो क्या हो सकता है, कैंसर कंडीशन की रिस्क हो सकती है, या फिर किसकी, स्किन कैंसर के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पर डे की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 से 10 mg पर डे। उसके बाद में अगर डिफिशियंसी या फिर कमी से होने वाले रोग है वो देखिए अपन, तो क्या हो सकता है, चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स हो सकते हैं। रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है बच्चों के अंदर। रिकेट्स का मतलब क्या रहेगा, तो बेंडिंग ऑफ बोन, बोन की क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। उसके बाद में जिसको बो लेग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया किस में देखने को मिलेगी, तो एडल्ट्स में, जबकि रिकेट्स किस में देखने को मिलेगी, चिल्ड्रंस में। इसमें क्या होगा, वीकनेस ऑफ बोन। ओस्टियोमलेशिया में बोन है वो वीक हो जाएगी, बोन है वो कमजोर हो जाएगी। अगर बोन वीक या कमजोर हो गई तो क्या हो जाएगा, ये बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इस कंडीशन में बोन फ्रैक्चर के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बोन फ्रैक्चर चांसेस इंक्रीज, बोन फ्रैक्चर के जो चांसेस है इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया होने की वजह से बोन क्या हो गई, वीक हो गई। अब देखो बोन के अंदर जैसे कैल्शियम भी है, बोन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। ये कंटेंट है, बोन वीक होने की वजह से क्या हुआ, ये कंटेंट भी अपनी बॉडी, अपनी जो बोन थी उसके अंदर कम हो गए। ये कम होने की वजह से किसके चांसेस बढ़ गए, बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ गए। कौन सी कंडीशन में, ओस्टियोमलेशिया में। अब अगर अपन बात करें ओस्टियोपोरोसिस, तो ओस्टियोपोरोसिस तो इस प्रकार की कंडीशन है, इसमें क्या होगा, जो भी अपनी बोन रहेगी, चाहे लॉन्ग बोन हो, शॉर्ट बोन हो, बोन भी वेरियस टाइप की हो सकती है, सीसामाइड बोन हो सकती है, फ्लैट बोन हो सकती है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, विभिन्न टाइप की जो भी क्रेनियम की बोन्स है वो अलग रहती है, अलग अलग बोन्स है वो हो सकती है। तो अब अगर अपन बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब ये रहेगा कि उस पर्सन की बोन के अंदर क्या हो जाएगा, होल हो जाएंगे, बोन के अंदर क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं अपन, ओस्टियोपोरोसिस। अब उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, विटामिन डी है उसको अपन किस हिसाब से रोक सकते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन करना पड़ेगा। विटामिन डी डिफिशिएंसी क्या क्या रोगे, सनलाइट। सनलाइट में क्या करना पड़ेगा, सनबाथ। उस पर्सन को क्या लेना पड़ेगा, सनबाथ लेना पड़ेगा। लेकिन सनबाथ का जो टाइम है वो अपने को याद रखना है, कौन सा टाइम रहेगा, तो वो रहेगा 6 से 10 AM के बीच में। अगर इसके बाद में सनबाथ ले रहे हो तो ये MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्या बढ़ा देगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा, एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्किन कलर, और स्किन कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। स्किन कलर कैसा हो जाएगा, डार्क यानी गहरा, डार्क या फिर गहरा हो जाएगा स्किन का कलर। ज्यादा टाइम तक, इस टाइम के बाद में अगर आपने उस पर्सन को सन बाथ में रखा है, सूर्य की किरणों में रखा है, तो चांसेस किसके हैं, कैंसर के। कैंसर में भी कौन सा, स्किन कैंसर होने के चांसेस है वो ज्यादा है। स्किन कैंसर चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे उस पर्सन के अंदर। तो ये था अपना विटामिन डी, जिसको अपन क्या करते हैं कि विटामिन डी के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से अपने को रोकना है, प्रिवेंशन करना है, किस हिसाब से अपन के सोर्सेस के अंदर इंक्लूड करना है, क्या इसके फंक्शंस है। फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं, विटामिन डी के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो विटामिन डी के जो फंक्शंस है वो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। देखो विटामिन डी के जो फंक्शंस है, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है, बच्चों में ग्रोथ में सहायक है, टी सेल्स की क्रियाविधि को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जिसका इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। टी सेल्स को एक्टिव करने के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है।
ये अपने डिस्कशन किया था एक शॉर्ट के अंदर विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ए और डी अपना हो चुके हैं यानी अपन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब बचा अपना ई और के, उसके बाद में बचा अपना फैट सोल्यूबल के अंदर ई और के, उसके बाद में वाटर सोल्यूबल बी और सी। इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अपना जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। अगर हमारी क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।